साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कैसा आहे? साथियों, बेल मैटर्स को लेकर एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने। साथियों, फैसला है 23 अक्टूबर 2024 का। टाइटल है महमूद बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। इस मामले में जो कंसर्न्ड एप्लीकांट है वो है महिला, जिसने एफआईआर जो है दर्ज कराई थी सेक्शन 354C, सेक्शन 504, सेक्शन 509 आईपीसी, सेक्शन 11 पॉक्सो एक्ट के तहत। अल्टीमेटली जो कंसर्न अक्यूज्ड है वो इससे एग्रीड हुआ और वो गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए। उसका कहना यह था कि एलिगेशन जो है वो गलत है, विद अल्टीरियर मोटिव जो है ये इम्प्यूट किए गए हैं। उसका कहना है कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा कैरियर जो है वो उत्तम रहा है। बेसिकली जो मेरी कलीग है वो भी एक टीचर है, जो कि एक फीमेल टीचर है। उसने और उसके हस्बैंड ने मिलकर जो है कॉन्स्पिरेसी करी और स्टूडेंट को एज ए टूल यूज़ करते हुए एक फ़र्जी एफआईआर जो है दर्ज करा दी। और ये पूरी की पूरी एफआईआर जो है मैनेज्ड है। एलिगेशन जो है वो कॉन्कॉक्टेड है। मैंने आईओ को कुछ फैक्ट्स दिए, पर आईओ ने उन फैक्ट्स पर चर्चा करने की बजाय मुझे हैरेस करना जो है शुरू कर दिया है, जिस कारण मुझे एंटिसिपेटरी बिल का लाभ दिया जाए। साथियों, इन्होंने इस केस में सेक्शन 438 सीआरपीसी के साथ साथ सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत भी याचिका दाखिल की थी क्वेश्चन के लिए। हालांकि इनको सफलता नहीं मिल पाई क्वेश्चन में। कोर्ट का कहना यह था कि भाई एलिगेशंस जो है वो स्टैंड कर रहे हैं और एलिगेशंस के होते हुए जब कोई कंट्रोवर्सी है तो उसका निस्तारण जो है वो ट्रायल में किया जाएगा। बट जब बात आई बेल की, तो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बेसिक रूल जो है वो बेल का है, जेल का नहीं है। अब प्रश्न ये बनता है किसी को बेल दी जाए या नहीं दी जाए, इसके लिए कानून क्या कहता है, पहले वो देखना होगा। साथियों, जो बेसिक लॉ है बेल पे वो है सिद्धाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट। ये फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2011 का, जिसका टाइटल है 2011 AIR। AIR मीन्स ऑल इंडिया रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट, पेज 312, जिसमें ये हेल्ड किया गया कि बेसिक रूल जो है बेल का है, जेल का नहीं है। इसके अलावा जजमेंट है सुशील अग्रवाल बनाम स्टेट का। ये फैसला है वर्ष 2020 का। इसमें कोर्ट ने स्पेसिफिक किया, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की, कि एंटिसिपेटरी बेल जो है आर्टिकल 21 संविधान का एक काउंटर पार्ट है। आर्टिकल 21 जब बात कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की, तो उस सिनेरियो में अगर एलिगेशन फॉल्स हैं, कोई केस मेड आउट नहीं हो रहा है और कंसर्न आईओ आपको गिरफ्तार करना चाहता है बाय हैविंग हैंड इन ग्लव विद द कंप्लेनेंट, तो वहाँ पर एंटिसिपेटरी बेल एक उत्तम रेमेडी है आपकी लाइफ और लिबर्टी को बचाने के लिए। बट साथियों, पॉइंट ये भी है कि ये रेमेडी जो है एक रेगुलर रेमेडी नहीं है। इट शुड बी अप्लाइड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। जो भी डिस्क्रिप्शन कोर्ट का है वो डिपेंड करता है मटेरियल फाइल पे क्या आ रहा है। एंटिसिपेटरी बेल अगर दे दी गई है इंटरिम रूप से, तो इट कैन नॉट बी फॉर अ लिमिटेड पर्पस। और एंटिसिपेटरी बेल का डिस्पोजल करते हुए कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता है किसी भी अक्यूज को टू सरेंडर बिफोर द ट्रायल कोर्ट। बट साथियों, पॉइंट यहाँ निकल के ये आ रहा है कि एंटिसिपेटरी बेल के पैरामीटर्स क्या होंगे, कब दी जाए कब ना दी जाए। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि जब भी आप अप्लाई करते हैं एंटिसिपेटरी बेल के लिए, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि नेचर क्या है ऑफेंसेस का। दूसरी बात, ग्रेविटी क्या है ऑफेंस की। तीसरी बात, एग्जैक्ट रोल क्या है अक्यूज का। चौथी बात, प्रीवियस क्रिमिनल कंडक्ट या एंटीसीडेंट क्या है। पांचवी बात, पॉसिबिलिटी क्या है टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस। छठी बात, पॉसिबिलिटी क्या है टू कंडक्ट द सिमिलर ऑफेंस इन नियर फ्यूचर। इसके अलावा अक्यूज का जो फाउंडेशनल बेसिस है इनकॉर्पोरेशन का वो क्या है। जो मटेरियल फाइल पर है उसमें किस प्रकार से उसको इन्वॉल्व किया गया वो भी देखना होगा। और सेक्शन 34 आईपीसी और सेक्शन 149 आईपीसी के जरिए जो है इसको इन्वॉल्व किया गया है, तो वहाँ पर स्क्रूटनी का पैरामीटर क्या है, बट ड्यू केयर एंड कॉशन। इसके अलावा फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो गवाह को टेम्पर करेगा या नहीं करेगा, कॉपरेट करेगा या नहीं करेगा, जो भी कंप्लेंट है या एफआईआर वो जेन्युइन है या नहीं है, ये बेसिक पैरामीटर है। अगर हम इन पैरामीटर्स पे काम करेंगे तो डेफिनेटली वी वुड बी इन अ पोजीशन टू मूव फॉर द एंटिसिपेटरी बेल। और एक जजमेंट बेसिक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2009 वॉल्यूम 4 SCC पेज 437, उसमें सारी की सारी गाइडलाइंस जो है वो डिस्कस हुई है। तो मेरा वही निवेदन है आप सबसे कि जब भी आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए मूव कर रहे हैं तो जल्दबाजी मत किया करो। आप बहुत जल्दबाजी करते हो, गड़बड़ियाँ करते हो खुद के साथ में, फिर आपको रिजल्ट मिल नहीं पाते हैं, फिर आप हो रहते हो परेशान। देखो, एंटिसिपेटरी बेल एक रेगुलर बेल नहीं है जिसमें आप जेल में नहीं होते हो। आप एंटिसिपेटरी बेल इसलिए लगा रहे हो कि एलिगेशंस फॉल्स हैं और इन फॉल्स एलिगेशन में कंसर्न अक्यूज्ड को जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है। बट पॉइंट ये है कि कह देने मात्र से आप बच नहीं जाओगे, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी कोई रेमेडी एक्सेप्शनल नेचर की होती है उसको हमको लेना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो यदि हमें एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना है इस गाइडलाइंस की लाइट में, तो हमें 5 बिंदुओं का जो है विशेष ध्यान रखना होगा।
सबसे पहली बात कि एफआईआर अगर दर्ज है और हमको जाना है एंटिसिपेटरी बेल के अंदर, तो सबसे पहले हमको ये चीज़ जो है अश्योर करनी है कि हमारे खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो कितना स्टैंड कर रहे हैं, कितना स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात क्या आ रही है कि हमें करनी होगी एफआईआर की स्क्रूटनी। उसके लिए बेसिक फंडामेंटल क्या है कि एफआईआर को पूरा पढ़ो कि मामला कब का है, एफआईआर कब दर्ज हुई है, एलिगेशंस क्या है, उसके सपोर्टिंग में प्लीडिंग्स क्या क्या है और इसके अलावा क्या क्या असर्शंस जो है रिकॉर्ड पे है। एक बात मैं आपको कह दूं कि जजमेंट बेसिक सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट है कि एफआईआर इज़ नॉट इंसाइक्लोपीडिया, बट जजमेंट ये भी है कि अगर कोई फैक्ट जानकारी में है परिवादी के तो उसको डिस्क्लोज करने होंगे। अगर फैक्ट कंसील्ड कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो वहाँ पर इक्विटी जो है कंसर्न परिवादी खो रहता है, तो वहाँ पर हम इजीली जो है अपने इस ग्राउंड को भी जो है प्लीड कर सकते हैं। दूसरी बात, एलिमेंट ऑफ कॉपरेशन। कई बार होता है कि आप लोग थाने जाते नहीं हो, भाग जाते हो, फिर आईओ रिपोर्ट बना के देता है कि आप लोग कॉपरेट कर रहे हो, भाग रहे हो। एक बात ध्यान रखो कि कॉपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप बुत बन के वहाँ खड़े हो जाओ, आपको वो गिरफ्तार कर लें। कॉपरेशन का मतलब है कि यू आर सप्लाइंग द एविडेंसेस टू द कंसर्न पर्सन, जो कि रिक्वायर्ड है आपको इनोसेंट प्रूव करने के लिए। सबसे पहली बात, आप एफआईआर को पूरा पढ़ो, उसका जवाब लिखो। जो आप लिखते नहीं हो, आपके वकील बोलते हैं कि साहब आपका डिफेंस खुल जाएगा, तो फिर चुपचाप बैठो और मरो। जब भी कोई आप काउंटर प्ले करोगे, हिट करोगे, तो आपको वहाँ पर एविडेंसेस चाहिए। अगर एविडेंसेस नहीं है, सपोर्टिंग प्ली नहीं है, डिफेंस प्ली नहीं, तो कैसे हिट करोगे। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि आप चोर हो, आप कहते हो मैं नहीं हूँ, तो कैसे बच जाओगे। सबसे पहले मुझे तो स्टैंड करना है कि आप चोर हो, उसके लिए मैं कुछ एविडेंस रखूंगा, चाहे वो बनावटी हो, बट आपको अपना स्टैंड रखना है। तो सबसे पहले उन एविडेंस में हिट करना है जो एक बेसिक फंडामेंटल है। अगर वो एविडेंस ठीक है और आप लेते हो प्ली ऑफ एलिबी, मीन्स जिस दिन चोरी बताई जा रही है, जिस जगह पर चोरी बताई जा रही है, उस जगह मैं था ही नहीं, तो वहाँ भी एक सपोर्टिंग स्टैंड बनता है कि जब ऐसी स्थितियाँ हैं तो कैसे जो है प्रोसिक्यूशन हम पर आरोप लगा रहा है और कैसे हमको जो है बदनाम कर रहा है। तो एक्यूसेशन क्या है, उसका लेवल क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है, नेचर क्या है, जो इस जजमेंट में कहा गया उसको भी जो है हमको देखना है। और मेरे जबंग का एक इंपॉर्टेंट केस था जो मैंने देखा था इस पॉइंट के ऊपर कि अक्यूज पे आरोप था मारपीट करने का, और अक्यूज का था कि हम किसी जेल में बंद थे, और उन्होंने जेल का रिकॉर्ड सारा का सारा पेश कर दिया, तो कोर्ट ने उनको बेनिफिट दिया प्ली ऑफ एलिबी का। तो मेरा कहना यह है कि जब भी हम जाते हैं इस तरह के स्टैंड में, तो वी आर वेरी मच क्लियर कि हम क्या स्टैंड जो है कोर्ट में ले रहे हैं। इसके अलावा पॉसिबिलिटी क्या है जस्टिस सिस्टम से फ्ली करने की। भाई आपका कंडक्ट क्या, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या, उसको आप लिखा करो, जो कि अपन लिखते नहीं है। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की स्थिति क्या, उसको लिखो। चौथी बात, एलिगेशंस फॉल्स क्यों है, इसका प्लॉजिबल कारण क्या है, उसको आप लिखो अगर आपकी जानकारी में है। और पांचवी बात है कि जब भी हम एंटिसिपेटरी बेल को प्लीड कर रहे हैं तो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, जैसे मान लीजिए कि ऑफेंस 7 साल तक है पनिशेबल, तो वहाँ पर 35 सब क्लॉज 3 BENSS का लाभ मिलना चाहिए, जो पहले था 41A CRPC। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमको जो है प्लीड करना पड़ेगा। अगर आप प्लीडिंग्स नहीं कर रहे हो, पैरावाइज प्लीडिंग नहीं कर रहे हो, ये जो ग्राउंड्स दे रखे हैं इसके लाइट प्लीडिंग्स नहीं कर रहे हो, तो फिर आप सफलता नहीं ले पाओगे। तो जब भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपका हेडिंग क्या बनेगा कि अक्यूज का पृष्ठभूमि क्या है। दूसरी बात, जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं उस कॉन्टेक्स्ट में एफआईआर की पोजीशन क्या है। तीसरी बात, जो एलिगेशन एफआईआर में है उस पर क्या कहना है आपको, उस पर आपका स्टैंड क्या है। चौथी बात, आपका रोल क्या है, उस पर आपको क्या कहना है। पांचवी बात, क्रिमिनल एंटीसीडेंट। छठी बात, पॉसिबिलिटी फ्रॉम प्ली ऑफ जस्टिस एंड अदर पैरामीटर्स एंड अदर कंडीशन जो कि आवश्यक है एज पर सेक्शन 437 सब क्लॉज 4 CRPC या 480 सब क्लॉज 3 BNSS। तो इन बातों को ध्यान में रखोगे तो निश्चित तौर पर अपन को जो है सफलता मिल जाएगी। बट जब भी एंटीसिपेटरी के लिए लगा रहे हो तो प्रॉपर ब्रीफ को रेडी करो, सारे पॉइंट्स को रेडी करो, सबमिट करो कंसर्न आईओ को बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप, इवन बाय अदर टेलीकम्युनिकेशन मीन्स। और इसके अलावा आप जरिए पोस्ट में जो है अपनी बात कन्वे कर सकते हो। कुल मिला के ये शो करना कि हम भाग दे रहे हैं, हम घबराए हुए हैं, क्योंकि आप हमें कॉपरेट नहीं कर रहे हो, चूंकि आप हमें कंसिडर नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक मानस बना के बैठे हो कि मुझे अरेस्ट करना। तो ऐसी स्थिति में मैं सामने तो आऊँगा नहीं, मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, जो कुछ जानकारी चाहिए आप वीडियो कॉल से ले लो, या मेरे वकील साहब मैं उनको भेज दूंगा, उनके मार्फत जो है जानकारी ले लो। तो कुल मिला के ये बातें बहुत छोटी हैं, पर ढंग से प्लीड कर लोगे तो फायदा हो जाएगा, ढंग से प्लीड नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। अब कई बार बात निकल के ये भी आती है कि सब फालतू की बातें, ऐसा होता नहीं है। देखो छोटी सी बात ये कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं जनरल बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जनरल बात से ही आपको निकालना है स्पेसिफिक आइडिया, ये आपकी आर्ट है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो अपने बुद्धि का लेवल आपको मालूम है क्या है। तो इसलिए जनरल आइडियाज़ में ही आपको वर्कआउट करना है। जैसे नदी में पानी बह रहा है, बेकार है, अब उस पानी को आप लोगे, उसको फिल्टर करोगे, फिर वो कई काम में जो है आपकी आ सकता है, मालूम प्रोसीजर आपको। तो उपयोग लेना कैसे वो आप लोगों पर डिपेंड है, हम तो केवल आपको जनरल आइडिया दे सकते हैं, उस पर आपको जो है वर्कआउट करना होता है। क्लियर हो गया। तो साथियों बेसिकली ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए, और इन्हीं पॉइंट्स को लेकर जो है अक्यूज ने प्लीड किया था, तो उसको पहले तो मिली इंटरिम बेल, और बाद में ये इंटरिम बेल जो है एब्सोल्यूट हो गई और कोर्ट ने उसको बेनिफिट दे दिया, भले ही ऑफेंस गंभीर था, भले ही एप्लीकेंट जो है एक महिला थी। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हमको काम करना होता है और वर्कआउट करना होता है। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।